चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में शरीफ खानदान, आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के खिलाफ मुकदमात पर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मेगा करप्शन मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा। लेकिन चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास खुसूसी तौर पर इसलिए बुलाया गया था कि जो मेगा करप्शन मुकदमात हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और ये तय पाया है कि जितने भी बड़े मुकदमात शरीफ खानदान, आसिफ अली जरदारी, ओमनी ग्रुप के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं उनको जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जल्द समाअत की दरखास्तें दायर की जाएंगी। तमाम मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है चेयरमैन नैब को। इसके साथ ही ये भी तय पाया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अवाम किसी गलतफहमी में ना रहें। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची में 31 मई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन अब भी बरकरार है। सिर्फ ईद के लिए अदालत ने लॉकडाउन में नरमी की थी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, पाबंदियां बरकरार हैं, इसका मतलब है कल जुम्मे को पहली की तरह 12 बजे से 3 बजे तक सख्त तरीन लॉकडाउन होगा। संजय साधवानी से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। कराची में लॉकडाउन जिसका 31 मई तक नोटिफिकेशन था वो अब भी बरकरार है, ऐसा कहते हैं नासिर हुसैन शाह। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि ईद के दौरान अदालत ने इस मामले में नरमी की थी। 31 मई के बाद लॉकडाउन का फैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। नासिर हुसैन शाह की जानिब से ऐसा कहा गया है। अवाम किसी गलतफहमी में ना रहें। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ये कहते हैं कराची में 31 मई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और नोटिफिकेशन अब भी बरकरार है। सिर्फ ईद के लिए अदालत ने लॉकडाउन में नरमी की बात की थी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा कल क्या मामलात होंगे फिर? देखिए अमित, नासिर शाह से जब सवाल हुआ लॉकडाउन के हवाले से तो उन्होंने कहा कि 31 मई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन हुआ था, तमाम दर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। उन्होंने जुम्मे के हवाले से वाज़ेह नहीं किया कि 12 से 3 बजे तक जो पाबंदियां थी वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अलबत्ता जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके मुताबिक जुम्मा हफ्ता इतवार सिंध में सेफ डे के तौर पर मनाने थे। इसके दौरान जो कारोबार है वो बंद किया जाना था। तो नासिर शाह का ये भी कहना था कि ईद के वक्त अदालत ने नरमी की थी। लॉकडाउन 31 मई तक सिंध में बरकरार रहेगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा हफ्ता इतवार सेफ डे के तौर पर सिंध में मनाए जाएंगे। लॉकडाउन का अगला फैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। सिंध हुकूमत का कहना है कि वफाक जो फैसला करेगी हम उस पर अमल दरामद कराएंगे। और जो अदालत ने हिदायत दी कि फैसला तमाम मुल्क में एक ही होना चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग का इंतजार करें। जो मीटिंग में फैसला होगा उस पर सिंध हुकूमत अमल दरामद करेगी। ठीक है, सिंध विफाक को फॉलो करेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। पीटीआई के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने फिर लॉकडाउन किया तो मुखालिफत करेंगे। सूबे के अवाम उनके खिलाफ अब सड़कों पर आ जाएं। पीपल्स पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से सिंध के अवाम सिसक रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं मगर वजीर आला को कोई एहसास नहीं। रेस्टोरेंट्स के लिए आपने बोला है कि शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम है और सिर्फ डिलीवरी है। तो जनाब आला, आपको अंदाज़ा है कि सूबे सिंध के अंदर लाखों में के अंदर लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। ठीक है, आपने डाइनिंग बंद किया, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन डिलीवरी के लिए कम से कम दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी दी जाए। क्यों नहीं आपका दिमाग काम करता है? क्यों नहीं आपके अकल में कुछ चीज़ें आती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि मुराद अली शाह साहब आवाम के चमचों को अपने साथ बिठाएं, यहाँ अपने साथ अपने चमचों को ना बिठाएं। उसके साथ साथ आज 2 महीने हो गए हैं कराची शहर, मेरे शहर की ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। आपने कारोबार खोल दिया सुबह 9 से 5 बजे तक। मेरा आपसे सवाल है कि जो मज़दूर तबका है वो किस तरीके से अपने रिस्क की खातिर अपने रोज़गार तक पहुँचेगा? ट्रांसपोर्ट बंद है, डबल सवारी बंद है, किस तरीके से जाएं? किन वजूहात की बिना पे आपने डबल सवारी बंद किया, आप मुझे बताएं। आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोलते हैं? आप फौरी तौर पे जो है ट्रांसपोर्ट को फ़ौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं उसको आप खोलें। कराची में कोरोना के बायस लगने वाले लॉकडाउन को 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है मगर अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हुकूमत ने ज़रा भी रिलीफ नहीं दिया। इस पेशे से जुड़े लोग किस हाल में हैं, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। आलमी सतह पर मशहूर कराची की मिनी बस W11 की चमकती दमकती गाड़ियां अब धूल मट्टी में अट चुकी हैं। हुकूमत ने हर शोबे को SOPs के तहत काम करने की इजाजत दी मगर ट्रांसपोर्टर्स की एक ना सुनी। बुरा हाल है हम लोगों का, यकीन करें, कभी फाके तक कभी खाते हैं,
कभी भूखे ही सो जाते हैं। किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, किन्होंने क्या कुछ करके गाड़ियाँ ली हैं। ये देखे सोने जैसी गाड़ियाँ मिट्टी के भाव खड़ी हैं। न्यू कराची अल्लाहवाली के बस स्टॉप पर खड़ी ये गाड़ियां मजीद कितना अरसा खड़ी रहेंगी ये भी किसी को नहीं मालूम। मिनी बस के मालकान का शिकवा है कि हुकूमत ने सफ़ेद पोश तबके की कोई मदद नहीं की। बीच का तबका है, गरीब तर, बिल्कुल वाइट पोश जो नज़र आता है वो मांग ही नहीं सकता, किसी का रोड पे आ ही नहीं सकता। लिहाजा ये जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, एक गाड़ी से तकरीबन 100 घर चलते हैं, 10 घर चले हैं, या 10 घर चले हैं, 12 घर चले हैं, ये 100 अफराद का खाना पीना चलता है। ठीक है, लिहाजा इनको खोला जाए। इस शोबे से वाबस्ता 50,000 से जायद घराने हुकूमत से इजाज़त मिलने के मुंतजिर हैं। इजाज़त ना मिली तो हो सकता है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के 30 मई को इजलास में गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया जाए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और सिंध में एक दिन के दौरान कोरोना वायरस के 1103 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में मजीद 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में अब तक 396 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अब तक 1,67,000 से जायद टेस्ट किए गए हैं। 25,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। 227 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 39 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। रास्ते चलेंगे आपको लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर की तकरीब से साद रफ़ी खिताब कर रहे हैं। या शहबाज शरीफ साहब को बनना है या किसी और ने बनना है, ये सानी बातें हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी है या PTI की रहनी है। अहम यह है कि पाकिस्तान में रहना है इंशाअल्लाह ताला। इसे चलाना या नहीं चलाना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि चलाने वाले जो चलन है वो ये नहीं है, ये ना चलाने वाले चलन है। और ये भी नहीं सोचते कि ये एक एटमी ताकत बन गए हैं। पाकिस्तान का एटम बॉम्ब जहां हमारे दिफा की अलामत है, वहाँ आलमी ताकतों के लिए भी एक मसला है। और अगर हम इसको माशी ताकत नहीं बनाते, इसे जमहूरी ताकत नहीं बनाते, या इंसाफ का बोलबाला नहीं करते, या कानून और आइन की हुक्मरानी कायम नहीं करते, तो फिर ये मुल्क गैर महफूज रहेगा 22 करोड़ लोगों के लिए। और खुदा ना करे किसी दिन दुनिया में कुछ लोग ये कहेंगे ये पूरी दुनिया के लिए गैर महफूज हो गया है। हम उधर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। और बातें छोड़ते हैं इतनी लंबी लंबी। मैंने एक शख्स को सुना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने वो कल परसों बैठा बड़े मियाँ साहब को, शहबाज साहब को और हमारी पार्टी को गालियाँ दे रहा था। कभी हमारी जमात में होता था, तो जब एटमी धमाकों का फैसला हो रहा था उसने खुद क्या, मैं भाग गया था मुल्क छोड़ के। जो खुद मुल्क छोड़ के भाग गया है वो भी गालियाँ दे रहा है। यहाँ पे लोग 80 लोग एक रेलवे के हादसे में जिंदा जल गए। 80 लोग, किसी ने पूछा। मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर की तकरीब से साद रफ़ी खिताब कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PIA तैयारा हादसे पर इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान को तहकीकात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था शफाफ इंक्वायरी को मंजर आम पर लाने की कोई कसर रवा न रखी जाए। अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या खुसूसी हिदायत सामने आई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? देखें, ये एक अहम इजलास था जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। आला सतही पर ब्रीफिंग दी गई। गुलाम सरवर खान, शिबली फराज, मामले खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म को त्यारा हादसे की तहकीकात, हादसे की शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी को यकीनी बनाने के लिए मुल्की और जो गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं, अब तक की पेशरत के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने त्यारा हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये इस इजलास में हिदायत जारी की है कि हादसे की शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी और वाक़े से जुड़े हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए कोई कसर रवा न रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी हिदायत की है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आने वाले तमाम हक़ाइक़ और तफसीलात से अवाम को मुकम्मल तौर पर आगे किए जाए। साथ साथ इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो माजी में मुल्क में होने वाली हवाई हादसे थे उनकी तमाम रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाई जाए ताकि अवाम को इस हवाले से हक़ाइक़ से आगाही मुयस्सर आ सके। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि शहीद होने वाले मुसाफिरों के खानदान को हर मुमकिन सहूलत और मुआवजे की अदायगी के साथ साथ इन मुतासरीन को भी मुआवजे अदा करने के लिए पैकेज तैयार किया जाए। जिनके घर या इमलाक इस हादसे से मुतासिर हुए हैं उनको भी फौरी तौर पर इमदाद दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि हवाई सफर को महफूज बनाने के लिए जरूरी है कि सिविल एविएशन, PIA और मुतलका इदारे और हवाई सफर से जो मुंसलिक अवामिल हैं उसमें इस्लाहात के अमल को मजीद तेज किया जाए। ये अहम इजलास था जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ और खुसूसी हिदायत दी गई। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास।
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं चीनी के मामले पर सिर्फ सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इंपोर्ट की इजाज़त देने वाले वज़ीर आज़म का नाम शुगर कमीशन ने क्यों नहीं लिया? ओमनी ग्रुप को 15.40% सब्सिडी दी गई, दीगर शुगर मिलों को 80% तक सब्सिडी दी गई। चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ लिखा गया, उसका नाम तक नहीं ले रहे। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई है। इसका मतलब है कि 84% से ज़्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई है। और ये सब्सिडी इस वजह से होती है कि जब इंटरनेशनली मार्केट जो है वो कम होती है चीनी की, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट नहीं होती, तो ये सब्सिडी और दीगर मराहत जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब तो इन्होंने सब कुछ सही कर लिया ना, जैसे ये कह रहे हैं, तो इस वक्त चीनी की प्राइस क्या है, उस वक्त चीनी की प्राइस क्या थी, और आज इन फरिश्तों की हुकूमत में चीनी 80 रुपये से ज़्यादा क्यों? किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।